हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू सेशन। आज के सत्र में फ्रेंड्स हम डीसी जनरेटर या डीसी डायनेमो के बारे में डिस्कस करेंगे आपस में। पिछले वीडियो में फ्रेंड्स हम लोगों ने डिस्कस किया एसी जनरेटर के बारे में, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के बारे में, जिसे हम एसी डायनेमो भी कहते हैं। आज यहां हम डीसी जनरेटर यानी डायरेक्ट करंट जनरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, जनरेटर वर्ड जैसे ही आ जाता है तो बिल्कुल जैसे हमने एसी जनरेटर के केस में उसे डिफाइन किया कि हमें उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करनी है, करंट जनरेट करनी है। वो डिवाइस जो करंट जनरेट करके दे रहा है उसे हम जनरेटर कह रहे हैं। जब आउटपुट में हमें ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट होकर के मिलती है तो वो एसी जनरेटर है, और जब आउटपुट हमें डायरेक्ट करंट जनरेट करके देती है तो वो डीसी जनरेटर होगा। तो यहां डिवाइस को डिफाइन करना है, डीसी जनरेटर या डीसी डायनेमो को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी in the form of unidirectional EMF or the current called the direct current. Friends, ये कौन सी डिवाइस है? ये ऐसी डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिल रही है वो यूनिडायरेक्शनल ईएमएफ या यूनिडायरेक्शनल करंट के फॉर्म में होगी। और इस यूनिडायरेक्शनल या ईएमएफ या यूनिडायरेक्शनल करंट को ही हम यहाँ पे डायरेक्ट करंट कह देते हैं। ये हमें फिक्स वैल्यू की डायरेक्ट करंट नहीं देता है डिवाइस। ये डिवाइस हमें जो डायरेक्ट करंट जिसे हम कह रहे हैं वो एक्चुअली यूनिडायरेक्शनल ईएमएफ या यूनिडायरेक्शनल करंट होगा। यानी इस डिवाइस में जो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के हमें मिलेगी, जिसकी वजह से हम इसे जनरेटर कह रहे हैं। एक्चुअली यहां ना तो कोई एनर्जी जनरेट हो रही है ना डिस्ट्रॉय हो रही है, सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी फॉर्म से इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल जैसे हम लोगों ने ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में किया था। बस ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर और डायरेक्ट करंट जनरेटर में डिफरेंस इतना है कि एसी जनरेटर में आउटपुट करंट या आउटपुट ईएमएफ हमें ऑल्टरनेटिंग फॉर्म में मिला था, और इस केस में डीसी जनरेटर में हमें आउटपुट ईएमएफ या आउटपुट करंट यूनिडायरेक्शनल फॉर्म में मिलता है। और इसी यूनिडायरेक्शनल करंट को ही हम कह देते हैं यहाँ डायरेक्ट करंट। ये फिक्स वैल्यू की हमें डायरेक्ट करंट नहीं देता। फ्रेंड्स, अभी हम लास्ट में फिर आएंगे इस पे। देखिए यहाँ पे ये वाला जो फॉर्म है इसको हम कहेंगे यूनिडायरेक्शनल फॉर्म। इसी फॉर्म की हमें ईएमएफ या करंट यहाँ पे मिलेगी, ना कि इस फॉर्म की जो कि ऑल्टरनेटिंग फॉर्म कही जाती है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि डीसी जनरेटर किस प्रकार का डिवाइस है, और डायग्राम जैसा कि हम लोगों ने कुछ इसी से मिलता जुलता डायग्राम एसी जनरेटर में देखा था, तो कुछ कुछ आपको पहले से ही समझ में आ रहा होगा कि इसका प्रिंसिपल क्या होगा, सिद्धांत क्या होगा डीसी जनरेटर या डायरेक्ट करंट जनरेटर का। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। जिस तरीके से एसी जनरेटर में इस कॉइल को इन पोल्स से जो हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते थे, और इस रोटेशन की वजह से कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, और अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हो जाता है, और उस ईएमएफ की वजह से करंट जनरेट हो जाती है। तो बिल्कुल जैसे कि एसी जनरेटर का प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। When a coil is rotated about an axis perpendicular to uniform magnetic field, फ्रेंड्स ये नॉर्थ पोल है,
डायग्राम में ये साउथ पोल है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड होगा और इस मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर एक्सिस हमने लिया, इस एक्सिस के चारों तरफ हम कॉइल को रोटेट करते हैं, इसलिए क्या लिखा गया, व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड अक्रॉस इट। तो फ्रेंड्स, दोनों में ही डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर में सिमिलर हमें प्रिंसिपल भी मिल जाता है। डायग्राम आप समझ रहे होंगे, एन यानी नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, एस यानी साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। इस कॉइल को भी आप पहचान गए होंगे जिसे हम आर्मेचर कॉइल कहेंगे। B1 और B2 ब्रशेस हैं, बिल्कुल एसी जनरेटर की तरह ही। वहां जैसे हमने मेटालिक पीसेस यूज किए थे, यहाँ पे भी हम एक्सटर्नल सर्किट से कांटेक्ट देने के लिए कॉइल का हम ब्रशेस यूज करेंगे B1 एंड B2 और ये हमारा एक्सटर्नल सर्किट हो गया। एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस हमने R दिखा दिया है। तो फ्रेंड्स, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में डिफरेंस कहां पे आया, आप ध्यान से सोचिए जरा सा। एसी जनरेटर हमारा ये था, कॉइल भी वही है, मैग्नेट्स भी वही हैं, हमारे पास दो ब्रशेस हैं। डिफरेंस कहां है, रिंग्स में। एसी जनरेटर में हम स्लिप रिंग्स यूज करते हैं, दो रिंग्स हमने यूज की थी स्लिप रिंग्स, जो एक्सटर्नल सर्किट और आर्मेचर कॉइल के बीच कांटेक्ट देने के लिए था, जिससे कि कॉइल को रोटेट करते समय एक्सटर्नल सर्किट से कांटेक्ट ब्रेक ना हो जाए। अब जब हमें डीसी जनरेट करनी है तो इस केस के लिए हमने स्लिप रिंग्स की जगह स्प्लिट रिंग्स यूज करना है। स्प्लिट रिंग्स क्या है, एक रिंग है जिसका दो पार्ट कर दिया, हाफ पार्ट R1 हाफ पार्ट R2। ये दोनों रिंग्स एक दूसरे से इंसुलेटेड हैं, आइसोलेटेड हैं, एक दूसरे के टच में नहीं है। इसके अलावा ये रिंग्स जो एक्सेल है जिसके अबाउट हम रोटेट करते हैं कॉइल को, उसको भी टच नहीं करती हैं, उससे भी आइसोलेटेड ही रहेंगी। अब पूरे डायग्राम में आगे हमने इसका एक्सप्लेनेशन दिया भी है। आप देखिएगा कि कॉइल जो हमारी है आर्मेचर कॉइल, उसका एक एंड हमने R1 से कनेक्ट किया लाकर और सेकेंड एंड को R2 से कनेक्ट कर दिया। R1 को ब्रश B1 के साथ टच में रखे हुए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एसी जनरेटर में प्रेशर के थ्रू हम टच में रखते हैं। B1 को R1 के साथ जोड़ना नहीं है, बल्कि जैसे एसी जनरेटर में था ये स्लिप रिंग्स थी और इसके साथ हम प्रेशर से ब्रश का कनेक्शन रखते हैं, जिससे घूमते समय प्रेशर से ये कांटेक्ट में बने रहें, कनेक्शन ब्रेक ना हो। बिल्कुल वैसे ही यहाँ स्प्लिट रिंग R1 और सेकेंड पार्ट R2 है। R1 के साथ B1 को प्रेशर के साथ टच में रखते हैं और R2 के साथ B2 को प्रेशर के साथ हम टच में रखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो स्ट्रक्चर है हमारा डीसी जनरेटर का। और कैसे स्लिप रिंग्स के बारे में आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, जहां एसी जनरेट हुआ था। बस स्लिप रिंग्स और स्प्लिट रिंग्स के डिफरेंस की वजह से एसी जनरेटर आउटपुट में हमें एसी देता है और डीसी जनरेटर हमें आउटपुट में डीसी देता है। तो जो स्ट्रक्चर अभी हमने डिस्कस किया है, बिल्कुल वही अगर एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो ये डिटेल्स हमें लिखनी होंगी, जिन्हें हमने आपको रिटर्न में भी यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। फ्रेंड्स, आर्मेचर आप समझ गए, कॉइल जो कि मैग्नेटिक पोल्स के बीच हमने रखा है। इट इज अ कॉइल माउंटेड ऑन अ रोटर शाफ्ट। एक शाफ्ट के ऊपर लगा के रखते हैं, उस शाफ्ट को रोटेट करेंगे तो उसके साथ हमारा कॉइल भी रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में। An axis of rotation of the coil is perpendicular to the direction of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, उससे परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारे कॉइल का। द आर्मेचर इज मैकेनिकली रोटेटेड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
हम मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं आर्मेचर कॉइल को रोटेट करने के लिए, एंड हेंस द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंजेस, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और जिस मैग्नेटिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसे प्रोड्यूस करने के लिए हम फील्ड मैग्नेट का प्रयोग कर रहे हैं, जैसा कि एसी जनरेटर में था। नेक्स्ट, एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्शन देना है, उसके लिए हमें स्प्लिट रिंग्स और ब्रशेस यूज करने हैं। स्प्लिट रिंग्स एंड ब्रशेस, R1 एंड R2 स्प्लिट रिंग्स, B1 एंड B2 ब्रशेस हैं। Split rings are two halves R1 and R2 of the same metallic ring। एक ही रिंग के दो पार्ट कर दिए हैं, R1 and R2। ये R1 and R2 आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है, एंड ऑल्सो इंसुलेटेड फ्रॉम एक्सेल, जिस एक्सेल से रोटेट करा रहे हैं कॉइल को, उसको भी टच नहीं करते हैं। R1 and R2. Each part of the ring is connected to one end of the armature। अभी हमने एक्सप्लेन किया कि रिंग का ये वाला एंड R1 से कनेक्टेड है, एंड रिंग का सेकेंड वाला एंड R2 से कनेक्ट कर दिया गया है। During the rotation of armature, the leads from arms AB and CD of the armature remains connected to the rings R1 and R2 respectively। The rings are so arranged that during a half revolution, अब rings कैसे काम करेंगी फ्रेंड्स, कनेक्शन तो हमने कर लिया, अब रिंग्स को हमें ऐसे अरेंज करना है कि ड्यूरिंग द हाफ रिवोल्यूशन ऑफ द कॉइल, जब तक कॉइल हाफ रिवोल्यूशन करेगा, ईच रिंग रिमेन्स इन कॉन्टेक्ट विद अ पर्टिकुलर ब्रश। हाफ रिवोल्यूशन जब तक चलेगा तब तक रिंग हमारी जिस ब्रश से कनेक्टेड थी उससे कनेक्ट रहेगी। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर हम इस रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो नीचे से अगर ऊपर ए बी जा रहा हो, हम कॉइल को ऐसे रखें और ये ऐसे अगर जा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, तो वो हाफ रिवोल्यूशन हुआ। और जब तक ये हाफ रिवोल्यूशन हो तब तक हमारी कॉइल का जो ये ए बी एंड है R1 से कनेक्टेड है, और ये R1 ब्रश B1 से कनेक्टेड बना रहेगा ड्यूरिंग दिस हाफ रिवोल्यूशन। और जैसे ही नेक्स्ट हाफ रिवोल्यूशन आएगा, यानी बट ड्यूरिंग द नेक्स्ट हाफ रिवोल्यूशन द रिंग इंटरचेंजेस देयर कॉन्टैक्ट एंड एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद अदर ब्रश। फ्रेंड्स, जैसे ही हमारा फर्स्ट हाफ रिवोल्यूशन हुआ, ए बी नीचे से ऊपर आया, तब तक R1 का कांटेक्ट B1 के साथ था। अब जैसे ही इस स्थिति से इसमें आएगा हमारा कॉइल, यानी कि सेकेंड हाफ रिवोल्यूशन में, अब ए बी को नीचे की तरफ जाना है और सी डी नीचे से ऊपर की तरफ जाना प्रारंभ कर देगा। तो सेकेंड हाफ रिवोल्यूशन में यहां पे कांटेक्ट ब्रश और रिंग का इंटरचेंज होगा। R1 जो B1 के कांटेक्ट में था, ये सडन जंप आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये ब्रेक दे रखा है, यहाँ कनेक्शन ब्रेक है, इसकी वजह से नेक्स्ट हाफ आते ही ये R2 B1 के टच में आ जाएगा और ये R1 B2 के कांटेक्ट में चला जाएगा। यानी ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ रिवोल्यूशन द रिंग इंटरचेंज देयर कॉन्टैक्ट एंड एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद द अदर ब्रशेस, हेंस द करंट इन द आउटर सर्किट रिमेन इन द सेम डायरेक्शन। और यही वो एक्टिविटी है स्प्लिट रिंग की, जिसकी वजह से हमें आउटपुट करंट यूनिडायरेक्शनल मिलती है, जिसे हम डायरेक्ट करंट कह देते हैं। इसे अभी हम आगे डायरेक्शन ऑफ करंट के साथ एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। अब हम आ जाते हैं स्प्लिट रिंग्स और ब्रशेस का फंक्शन समझने के बाद हम देख लेते हैं कि डीसी जनरेटर की वर्किंग कैसे होती है। अभी तक आप समझ तो गए ही होंगे, एक बार उसे हम और रिमाइंड कर लेते हैं। सपोज दैट
हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराना है, जिससे कि कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स में चेंज आएगा। फ्लक्स में चेंज आएगा तो कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, और उसी ईएमएफ की वजह से हमें एक्सटर्नल सर्किट में करंट का फ्लो कराना है। तो फ्रेंड्स, सपोज दैट रिंग R1 इज इन कॉन्टेक्ट विद ब्रश B1। हमने स्टार्टिंग कहां से की है, हमारा R1 रिंग जो है वो ब्रश B1 के साथ कॉन्टेक्ट में है। यानी हम B1 को नीचे ले जाए, हम इस तरह से कहें, और ये नीचे वाला पोर्शन, ये ऐसे, इसको ऐसे कर दें, B1 नीचे और AB नीचे और DC ऊपर की तरफ आ जाए। इस कंडीशन से हम स्टार्ट करते हैं, और रिंग R2 हमारा ब्रश B2 के साथ कांटेक्ट में है। द कॉइल रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब कॉइल को हम क्लॉकवाइज में ही यहां रोटेट कर रहे हैं। ये ऐसे है, AB नीचे है, ये ऐसे घूम करके AB ऊपर आना है फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन में। तो हमारा कॉइल क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। Then during the first half of revolution, the direction of current in the armature coil will be ABCD। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा लीजिए फ्रेंड्स, जो पिछले वीडियो में देखा था। AB नीचे है और CD हमारा ऊपर है। इसको हम इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, यानी AB जो करंट कंडक्टर है ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में है। तो AB में फ्लो करने वाली करंट की डायरेक्शन हमें मिल सकती है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाइए, जिसमें थंब आपको दिखाएगा कि हमारा कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव करेगा, और हमारी फर्स्ट फिंगर दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। इस पे फ्रेंड अप्लाई करिए आप जरा सा। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, अपनी तीनों फिंगर लीजिए और इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर दीजिए। हमारी जो फर्स्ट फिंगर है उसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करिए, थंब नीचे से ऊपर की ओर, क्योंकि AB नीचे से ऊपर जा रहा है। तो देखिए आपकी जो मिडिल फिंगर है वो पीछे की तरफ चली जाती है। हमारी ये जो मिडिल फिंगर थी ये पीछे की तरफ चली जाएगी। यानी यहां आप आसानी से कह सकते हैं A से B के डायरेक्शन में हमारी करंट फ्लो करेगी, और जिसे हमने यहां एरो से दिखाया भी हुआ है। ये कौन सी कंडीशन है, ये AB, मान लीजिए AB नीचे था, इसको हमने ऐसे घुमाना शुरू किया तो AB नीचे से ऊपर उठ रहा है। अब नीचे से ऊपर उठ रहा है, इस वजह से हमने थंब को नीचे से ऊपर की तरफ रखा था, तो करंट की डायरेक्शन पीछे की तरफ, यानी A से B। इसी तरह जब हम CD पर अप्लाई करेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, तो हमें करंट की डायरेक्शन C से D की ओर मिल जाएगी। यानी यहां करंट इस तरीके से फ्लो करेगी, ABCD। तो फर्स्ट हाफ जब AB नीचे से ऊपर जा रहा और CD ऊपर से नीचे आ रहा है, उसमें करंट की डायरेक्शन हमें मिल गई ABCD। यही यहां पे हमने एक्सप्लेन किया हुआ है फ्रेंड्स। हेंस इन द लोड रेजिस्टेंस R इट विल एंटर फ्रॉम द ब्रश B2 एंड फ्लो टुवर्ड्स B1। तो फ्रेंड जब ये करंट ऐसे है तो आउटर सर्किट में इस तरीके से आके सर्किट को कंप्लीट करेगा। यानी R रेजिस्टेंस में जो करंट जाएगी वो ब्रश B1 से आएगी और B2 की तरफ यहां से, सॉरी, ये ब्रश B2 से आ रही है और B1 की तरफ जा रही है, जिसे यहां पे एक्सप्लेन किया हमने कि किस तरीके से ब्रशेस से आकर के, ब्रश B2 से आकर के और B1 की तरफ फ्लो करेगी। आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन R1 establishes contact with brush B2। कॉन्टैक्ट का इंटरचेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ स्प्लिट रिंग्स। अब R1 B2 के टच में आ जाएगा और R2 B1 के टच में आ जाएगा। ये घूम गया, R1 B2 के टच में आ गया और R2 B1 के टच में। तो R1 जब B2 के टच में आया तो ये AB वाला एंड R1 से जुड़ा हुआ था, वो भी घूम करके B2 के साथ टच में आ गया और ये CD वाला एंड R2 से होते हुए B1 के टच में आ जाएगा। फ्रेंड्स ये वाला एंड R1 से जुड़ा है,
R1 B2 के टच में आ गया तो AB एंड B2 से जुड़ गया और CD एंड B1 से जुड़ जाएगा। और अब ये AB ऊपर पहुंच गया। नेक्स्ट हाफ में AB नीचे की तरफ चलेगा। अब उस पे आप लगाइए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर, और AB डाउनवर्ड जाएगा डायरेक्शन, जिसकी वजह से AB में जो करंट की डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ आने लगेगी। अभी अंदर की तरफ जा रही थी, अब बाहर की तरफ आएगी, यानी B से A की तरफ। तो सेकेंड हाफ में जब AB ऊपर से नीचे जा रहा होगा तब उसमें करंट की डायरेक्शन B से A की तरफ आ जाएगी, यानी इधर AB हो जाएगा और उसमें B से A की तरफ करंट आ करके ये निकल करके जाएगी। उसी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। और इसी तरह से हम CDR में करंट देखें तो वो अब अंदर की तरफ हो जाएगी। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या बन जाएगी? DCBA। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए, अगर यहाँ पे ये इधर आ गया तो ये B बन जाएगा और ये A बन जाएगा, BA, और करंट की डायरेक्शन B से A, यानी BA ये करंट हो जाएगी, और ये D और C हो जाएगा जिसमें अंदर की तरफ D से C की तरफ करंट हो गई। तो DCBA करंट की डायरेक्शन हमें मिल जाएगी, DCBA, ये हमारी करंट की डायरेक्शन हो गई। लेकिन कॉइल में तो करंट की डायरेक्शन पलट गई। अब हमें क्या देखना है, आउटपुट लोड R में करंट चेंज डायरेक्शन में है या पहले जैसी डायरेक्शन में है। हमें तो पहले जैसी डायरेक्शन चाहिए थी। तो यहां B आया, ये A, इधर से करंट ऐसे जा रही होगी नेक्स्ट हाफ साइकिल में। पहले वाली साइकिल जो हमारी इनिशियल साइकिल थी वो ये है, जहां हमें इमेजिन नहीं करना, सब दिख रहा है। अब ये देखिए, ये इस तरीके से करंट आई और यहां से इस डायरेक्शन में फ्लो कर गई, इस डायरेक्शन, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। अब जब ये BA इधर आ गया और ये DC इधर आ गया, साथ में ही मोशन चेंज होने की वजह से, मूवमेंट डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हमें करंट की डायरेक्शन भी चेंज होके मिली, यानी BA से इधर करंट आ गई और DC से इधर करंट जा रही है। ये BA जो है इस R1 से जुड़ के B2 से जुड़ा, तो करंट बाहर की तरफ आ रही थी, यानी B2 से फिर करंट बाहर निकल रही है और B1 की तरफ एंटर कर रही है, यानी R से अब भी करंट राइट टू लेफ्ट ही गई, जो कि फर्स्ट हाफ साइकिल में गई थी। और ऐसा हो पाया इस स्प्लिट रिंग की वजह से, यानी फर्स्ट हाफ में भी रेजिस्टेंस R में जो करंट आई वो राइट टू लेफ्ट, और सेकेंड हाफ में भी जो करंट आई वो राइट टू लेफ्ट, यानी दोनों हाफ साइकिल में जो करंट रेजिस्टेंस R यानी एक्सटर्नल सर्किट से जो करंट फ्लो कर रही है उसका डायरेक्शन सेम रहा। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन कहीं पर भी रिवर्स नहीं हुआ, हमें यूनिडायरेक्शनल करंट मिल गई, जिसे हम DC कह रहे हैं, बट इट इज एक्चुअली पल्सेटिंग DC। फ्रेंड्स, ये प्योर DC नहीं है, ये पल्सेटिंग DC है। यहां हमें पल्सेस के फॉर्म में DC मिलती है, जिसे हम इस डायग्राम से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट आप लोग जानते भी होंगे फ्रेंड्स। आपने देखा होगा कि जब करंट हमारी ये टाइम एक्सिस और ये EMF या करंट, हम जिस चीज को भी शो करना चाहें, जब ये सिनुसॉइडल फॉर्म में आती है तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, और जब ये टाइम एक्सिस से रिवर्स में नहीं जाती है, दूसरी तरफ नहीं जाती है, सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन या सिर्फ नेगेटिव डायरेक्शन में EMF या करंट लेती है, तो इसको हम यूनिडायरेक्शनल करंट कहते हैं। अब ये प्योर फिक्स वैल्यू की DC तब होती जब हमें DC की फिक्स वैल्यू मिलती, लेकिन यहां हमें EMF या करंट की फिक्स वैल्यू नहीं मिलती है, बल्कि ये वेरी करती है। देखिए ऐसे फॉर्म में मिल रही है, यानी पल्सेस के फॉर्म में मिल रही है, इसलिए हम इसे कहते हैं पल्सेटिंग DC। और आपको मालूम भी है कि ये पल्सेस के फॉर्म में ही हमें DC क्यों मिल रही है, हमें पल्सेटिंग DC ही क्यों मिल रही है फ्रेंड्स। ये आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं फ्रेंड्स कि जब हम कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं तो वहां जो भी हमने एक्सप्लेनेशन दिया वो यहां हम ऐसा एक्सप्लेन करेंगे
कि जब हम रोटेट करा रहे हैं बी और ए यानी मैग्नेटिक फील्ड बी और कॉइल का एरिया वेक्टर ए के बीच एंगल हमने थीटा डिफाइन किया था और हमने एज्यूम भी किया था टाइम टी इज इक्वल टू 0 एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 एंगल थीटा इज 0। इसे हमने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप उस वीडियो को एक बार देखिए अगर कोई आपको यहां समझने में कंफ्यूजन होता है। फिर आप फ्लक्स का फॉर्मूला लगाते हैं, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू रख दे बी ए कॉस ओमेगा टी। इस फ्लक्स से हम इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फैराडेज लॉ। अगर हमारे कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो हमारा फॉर्मूला बनेगा E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। इसका सोल्यूशन हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया हुआ है, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। इसे आप सॉल्व करिए और आपको मिल जाएगा ईएमएफ इंड्यूस E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, जहां पे साइन फंक्शन है जो हमें सिनुसॉइडल वैल्यू शो करती है इंड्यूस्ड ईएमएफ की, यानी इस फॉर्म में, जिसकी वजह से हमें ऑल्टरनेटिंग करंट मिली थी। लेकिन यहां हमने स्लिप रिंग्स की जगह स्प्लिट रिंग यूज कर लिया, जिसकी वजह से ये जो नीचे की तरफ ये पोर्शन आया हमारा फर्स्ट हाफ में और सेकेंड हाफ जब ये आना था तो स्प्लिट रिंग्स ने कॉइल का एक्सटर्नल सर्किट से कांटेक्ट के एंड्स को बदल दिया, उसके सिरों को बदल दिया, जिसकी वजह से आउटपुट में फिर इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो की, लेकिन वो फिक्स वैल्यू नहीं आई। ये हाफ वाला साइकिल देखिए, ये वेरिएशन मिला, बस नेगेटिव हाफ का डायरेक्शन बदल गया, फिर वो उस सेम डायरेक्शन में चलने लगी थी राइट टू लेफ्ट, जिसकी वजह से हमें ये भी इसी शेप में मिली और जिसको हमने यहाँ पे शो किया हुआ है इस तरीके से। यानी हमें जो साइन वेव है उसकी वजह से ये ऐसे शेप में मिलता है, लेकिन हमारे स्प्लिट रिंग्स ने जो कनेक्शन चेंज किया, एंड्स जो कनेक्टेड थे उनके सिरों को बदल दिया आपस में, जिसकी वजह से ये वाला जो नेगेटिव में जा रहा था ये भी पलट करके सेम डायरेक्शन में हमें आउटपुट रेजिस्टेंस आर के थ्रू मिलने लगा। यानी हमें लोड आर में जो ईएमएफ या करंट मिला वो पल्सेटिंग डीसी, प्योर डीसी इसलिए नहीं क्योंकि डीसी की फिक्स वैल्यू नहीं मिली, हमें वेरिएशन तो मिल रहे हैं लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं गया, इसलिए हमने इसको पल्सेटिंग डीसी नाम दिया और इसलिए जो जनरेटर है उसे हमने डीसी जनरेटर कहा। तो फ्रेंड्स, डीसी जनरेटर के वीडियो में आज इतना ही। आगे की और जानकारी के लिए आगे के वीडियोस देखते रहिए। अगर ये वीडियोस आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।